मेरा नाम है सीजा मनोचा और मैं हूँ सेफो किड्स से, जो कि है भारत की ऐसी कंपनी जिसका मकसद है 12 साल की उम्र तक के बच्चों की सुरक्षा में सहयोग देना। विशेषज्ञों के हिसाब से ऐसा माना जा रहा है कि कोविड अपने तीसरे पड़ाव में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बच्चों का इस लहर से प्रभावित होना बहुत ही ज्यादा संभव है। इस दौरान ये खबर बहुत ही चिंताजनक विषय बन गया है पेरेंट्स के लिए। तो इस बारे में आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रवि भारद्वाज, जो कि हैं एक लीडिंग पीडियाट्रिशियन, और वो हमें आज अपना विशेष ज्ञान देंगे कि हम बच्चों को कैसे बचा सकते हैं इस कोविड की तीसरी लहर से और हमें एज अ पेरेंट किन चीजों पर ध्यान रखने की जरूरत है। डॉक्टर रवि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। प्लीज हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताइए। हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर रवि भारद्वाज हूँ। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हूँ in Hope Hospital Jaipur. Prior to this, I was working at Apollo Hospital Delhi. हमारे बहुत सारे प्रश्न लाइंड अप हैं आपके लिए, बहुत सारी चीजें हम आपसे जानना चाहते हैं, तो मैं बढ़ती हूँ अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि सूत्रों के हिसाब से ये आने वाली कोविड की तीसरी वेव के बारे में आपकी क्या राय है और बच्चे इससे कैसे प्रभावित हो सकते हैं? देखिए, there are lots of rumors, there are lots of the news that are going on, like जो थर्ड वेव रहेगी उससे बच्चों को बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होगा या बच्चे ही सीरियस होंगे, लेकिन ये सारी एक कल्पना है, एक प्रेडिक्शंस हैं, इनके पीछे कोई सॉलिड बैकिंग्स या सॉलिड एविडेंस नहीं है। इसका एक रीजन ये है बिकॉज जैसे कि फर्स्ट वेव में एल्डरली पीपल ज्यादा इफेक्ट हुए थे, फिर उनका इम्यूनाइजेशन हो गया, तो वो थोड़ा सेकेंड वेव में उनके कंपैरिजन में यंगर पीपल ज्यादा अफेक्ट हुए। सो नाउ द गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद द प्लान ऑफ वैक्सीनेटिंग 18 to 45 year old people. So there are imaginations that the less than 18 year population, the children population, they will be more vulnerable to infection. Till now, what we have known that there are infection is prevalent both in children and adult age group, like even the newborn children who are like less than 1 month, they are also getting infected, but the severity of infection is less in children. बच्चों को infection है वो बड़े लोगों से कम सीवियर है। ज्यादातर 90% बच्चों में जो infection हो रहा है वो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड है। 2 या 3% बच्चों में ही इन्फेक्शन जो होता है वो इतना सीरियस होता है कि बच्चों को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ती है। सो आई वुड से दैट दिस इज मेयरली ए प्रेडिक्शंस दैट थर्ड वेव में बच्चों को ज्यादा इन्फेक्शन होगा या सीरियस इन्फेक्शन होगा। अभी तक जो इन्फेक्शन बच्चों को हुआ है वो एडल्ट्स के कंपैरिजन में कम है, बट आई वुड लाइक टू ऐड ए नोट टू दिस। यदि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैलता है, कम्युनिटी में ओवरऑल केसेस ज्यादा आते हैं, सो नेचुरली बच्चों को भी फिर ज्यादा इन्फेक्शन होगा, और जब इन्फेक्शन ज्यादा होगा तो सीरियस बच्चों की तादाद भी, जो नंबर रहेगा वो भी बढ़ेगी। सो ऑल इन ऑल इट इज अबाउट प्रिवेंटिंग द केस लोड, एंड जब केस लोड कंट्रोल रहेगा तो बच्चे भी ऑटोमेटिकली कम इन्फेक्ट होंगे और कम सीवियर डिसीज होगी। एंड फॉर योर टू ऐड टू दिस इंफॉर्मेशन, now the government of India has allowed Bharat Biotech to conduct phase 2-3 trial on children less than 18 years, 2 to 18 years. So hopefully results will be out soon in next 2-3 months, and then बच्चों को भी वैक्सीन मिलेगा तो वो उनको भी इन्फेक्शन से बचने में आसानी रहेगी। Which is a very good news. Thank you so much. इस कोविड की जो तीसरी लहर जो प्रिडिक्टेड है, उसमें पेरेंट्स का क्या रोल रहेगा, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, बच्चों की जो केयर है वो मेनली डिपेंड्स करती है पेरेंट्स पे, उनके एटीट्यूड पे, उनके माइंडसेट पे, एंड हाउ दे टेक केयर ऑफ देयर चाइल्ड। सो
पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है. दे कैन मेक देयर चिल्ड्रन फ्यूचर रेडी फॉर इन्फेक्शन. फ्यूचर रेडी मीन्स they can take steps to enhance their immunity. They can educate them on how to prevent the infection from spreading, and they can also teach their children that how they should be like calm and composed. And if the parents maintain their composure at home, they do not panic, then naturally the children will also be they will be less stressed and less anxious about the disease. So according to you, अगर पेरेंट्स अवेयर रहते हैं तो क्या वो अपने बच्चों को आने वाली तीसरी लहर के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल. पेरेंट्स यदि अवेयर रहते हैं, यदि उनको पता है कि अपने बच्चों को कैसे न्यूट्रिशनली ऑप्टिमाइज करना है. I'm specifically using the term optimize because both underweight and overweight, obesity and undernourishment, both are dangerous for children. Is both, especially in the COVID pandemic, we have seen that children who are obese or underweight, they are at higher risk of getting serious disease. So the parents can teach their children about the good nutritional habit. They can make their children they can teach their children some exercise routine. They can teach them some breathing exercise. So all these things can be done at home. They can teach them how to maintain hygiene, how to take preventive steps from getting infected. So all these things are not only help them in the saving child from corona or COVID related complication, but at the same time these are lifelong measures that can help them dealing with the bigger problems also, like other infections also. So these are general measures that should be taken, and they are helpful in long way. Immunity is a function of body that helps to fight with the infections, the outside invasions like infection, bacteria, virus, fungus, all kind of infections. So usually there is immunity. One is called innate immunity, the immunity that we usually get it from the parents, that is present at the birth. And the other type of immunity is acquired immunity that we get from after over the life. As we grow, the immunity is acquired. That is why it is called acquired immunity. So what we can do is, like in the younger age group, I would say less than 6 months or so, when the child is breastfed, the breast milk is full of antibodies. It also contains many protective substances which protect from infection. So it is very useful for to fight infections, and it is always advisable to continue breastfeeding in case of COVID. Don't be scared, just take precautions, wear mask, maintain hand asepsis, wash your hands, and continue breastfeeding your child, especially if if the child is less than 6 months. Then usually there is exclusive breastfeeding. So continue breastfeeding. That is the first step of younger infants. After that, I would say take good food. Good food means adequate nutrition, the food that is rich in vitamin C, that is rich in zinc. There are fruits like citrus fruits. Citrus fruits are there are oranges, there is grapefruits, there is berries. These are full of antioxidant, vitamin C, and papaya. All these fruits, they contain zinc also, and vegetables. So all these fruits are naturally immunity enhancing. So they boost your immunity. The child should be given the balanced diet. Balanced diet consists of fruits, vegetables, and at the same time adequate proteins also. So the protein, you can give child lentils, milk, yogurt, nuts. So all these things should be given. Nuts, I would say, do not give it less than 3 years, but more than 3 years of age, you can give nuts to children. You can give them shakes. So the food should be used as a natural immunity booster. The third thing is sleeping time. Give your child adequate sleep.
sleep, a good sleep is very important to maintain a immunity. If a sleep deprived child is usually more prone to infection. बच्चे को पूरा नींद नहीं मिलेगा तो उसको इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा रहता है. छोटे बच्चों को नींद की जरूरत बड़ों से भी ज्यादा होती है. जैसे कि आप देखते हो कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको 16 से 18 घंटे तक वो सोता है. तो जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है तो नींद की जरूरत कम होती है, लेकिन बच्चे को प्रॉपर नींद देनी चाहिए. फोर्थ थिंग इज मेंटेन योर काम. द एल्डरली पीपल इन द होम लाइक पेरेंट्स, अदर जो और भी जो बड़े लोग हैं, दे शुड मेंटेन काम एंड मेंटेन देयर कंपोजर and do not panic. The child, the stress usually kills immunity. If the elder people in the home they stress or they take stress or panic about things, then naturally बच्चे को भी उन सब चीजों से स्ट्रेस होगा, उसको भी एंग्जाइटी होगी. तो ये सारी चीजों से फिर उसकी इम्यूनिटी भी डाउन होगी. सो व्हाटएवर जो भी हो रहा है उसके लिए स्ट्रेस ना लें, उसके लिए स्टेप्स लें जिससे कि उसको कंट्रोल करने में हेल्प हो. आप अपने घर में एक्सरसाइज एज ए फैमिली, इट इज ऑलवेज बेटर टू प्रैक्टिस देन टू प्रीच. यदि आप अपने बच्चे को बोलें एक्सरसाइज करने के लिए और खुद नहीं करें तो इट इज वेरी अनलाइकली दैट वो एक्सरसाइज करेंगे. सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप बच्चे के साथ में एक्सरसाइज करें. तो ये पूरे फैमिली की हेल्थ को ऑल इन ऑल लॉन्ग टाइम के लिए भी, लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी ये एक इट विल बी ए गुड स्टेप. तो एक्सरसाइज करें. हर एज ग्रुप के लिए अपनी अलग एक्सरसाइज हैं. लेस देन 5 ईयर यदि बच्चा है तो उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह नहीं करने के लिए बोले, या ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप अवॉइड कर सकते हैं. बट अदर लाइक अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन में ज्यादातर बच्चे बाहर नहीं खेल रहे हैं, तो वो घर के अंदर ही रह रहे हैं. तो घर के अंदर रहने से उनको आउटडोर स्पोर्ट्स की जो हैबिट डालनी चाहिए अच्छी, वो नहीं हो पा रही है. तो आप देयर आर एक्सरसाइज दैट यू कैन डू एट होम आल्सो, लाइक योगा कैन बी डन एट होम. देयर आर अदर एक्सरसाइज लाइक cardiovascular exercise. There is some flexibility exercise, breathing exercise. These all can be done at home also. Keep your food balanced. Do not take excessive calories. As you are at home, your calorie spending is not that much because the children are not not playing outside sports. So keep everything balanced. So these are the things that should be done to increase immunity at home. And there is other part, that is nutrition, that I was talking about. So nutrition should be adequate. Like it should not be like only carbohydrate, only refined carbohydrate. Avoid junk food, avoid outside food. The better to take freshly cooked home food. Take fruits, vegetables. These are rich source of most of the vitamins, most of the minerals they have, these fruits, vegetables and the homemade food has. So you do not need to take any outside this additional supplement. And at the same time this will make you future ready. If any infection occurs, then your body is better prepared to fight infection and its complication also. So how can parents know कि उनका बच्चा obese है? This is also a very prominent question that parents have कि हमें पता कैसे लगे कि हमारा बच्चा obese है? See, medically there are charts for that. There are BMI charts. So BMI charts are like it is measured by weight in kilogram, that is divided by height in meter. Your child is having BMI of more than 95th centile for that age group. That means your child is obese. There are charts, they are available online also. WHO charts are there. There are Indian Academy of Pediatric IAP charts also. So you can just check with them whether your child, there is formula for BMI, like it is measured in weight in kilogram divided by height in meter square. I would say simple measure. If your child is having excessive fat around tummy, yeah, if you look at the other children of same age group and you find that your child stands out when it comes to weight,
then at least you should check whether your child comes into obese or not. If the child is obese, then you should take measures to control that. The obesity is, I would say, usually an imbalance of calorie intake and expenditure. Like whatever you are taking, you are not spending that, most of that. So the energy gets, deposited in body as excessive fat, and that is what we call obesity. So as you know, this is a caloric imbalance. So the first thing that you should do is decrease that caloric imbalance. Try to, avoid all those fried food, the junk food, the carbonated beverages, like sugary drinks. So all these things that have refined carbohydrate, excessive, sweets. So all these things, gets converted as a fat and gets deposited then. So it is always better to control those intake, and at the same time it is expenditure. So increase the expenditure also. Encourage your child to, to move around, to play a little bit outside, to cycle, to walking, running, jogging, means whatever physical activity he wants to do, just encourage him to do that. Avoid sedentary lifestyle, avoid, indoor sports like excessive TV watching, excessive mobile and all those playing. So better to stick to some exercise routine and control your calorie intake. There are healthy things that you can eat in instead of, getting all those sugary things and everything. You can eat fruits, vegetables, you can eat salads, you can have proteins like yogurts. So all these are complete foods. They give you, the diet that has carbohydrate, protein, fat, and that also in balanced amount. So it is always better that you control the calories and at the same time do some physical activities. Obesity कम करने से आप अपने बच्चे को ऑटोमेटिकली सीवियर डिसीज से प्रिवेंट कर रहे हैं. जो सीवियर डिसीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो उससे नॉर्मली बच्चों को ऑटोमेटिकली प्रिवेंशन मिलता है. So my next question is malnutrition or we say under nutrition. बच्चे भी कोविड का you can say शिकार हो सकते हैं, and parents ये कैसे जान सकते हैं कि उनके बच्चे under nourished हैं? For underweight children also there are charts. So when the weight for height is less than, third standard deviation, then we usually call children underweight. Look at the children around. If you think that your child is comparatively, has weight less than them, he looks smaller as compared to other children, you don't have to, change. बच्चे के जो कपड़े हैं वो बार बार आपको नहीं खरीदने पड़ रहे हैं. उसका वेट और हाइट उतना बढ़ ही नहीं रहा है, या वेट उतना ज्यादा है नहीं कि आपको उसके कपड़े ज्यादा लूज रहते हैं. तो ये सारी चीजें रहती हैं जिससे आपको पता लगता है कि बच्चे का वेट जो है वो कम है. दीज आर ऑल इंडिकेशंस. जैसे आपको बच्चे को नहलाते समय आपको बच्चे की रिब केस जो है, पसलियां जो रहती हैं वो दिख रही हैं, तो आपको ये सारी चीजों को नोटिस करना चाहिए. आपको लगना चाहिए कि बच्चे में फैट शायद कम है, बच्चे को वेट उतना नहीं है, इसकी वजह से वो एकदम पतला लग रहा है. तो देन यू कैन रेफर टू चार्ट्स आल्सो फॉर कंफर्मेशन. मेरा नेक्स्ट प्रश्न आपसे ये है कि बहुत ये सुना जा रहा है आज के पैंडेमिक के टाइम में कि अगर सप्लीमेंट्स ऐड किए जाएं बच्चों की डाइट में तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है. इस बात में कितनी सच्चाई है? सप्लीमेंट्स कैसे हेल्प कर सकते हैं और कितना हेल्प कर सकते हैं? Sija, I would say that supplements are not recommended for every children. Like बच्चे यदि adequate diet लेते हैं, जो बच्चे healthy हैं, जिनको कोई underlying disease नहीं है, जिनको कोई chronic बीमारी नहीं है पहले से, उनको normally कोई भी supplement लेने की जरूरत नहीं है. एक normal adequate diet has all the things that are necessary for completing the deficiencies of any vitamin or mineral it has. The supplements are needed for children जो सारी चीजें नहीं खाते, who are some of the child are food fetish, जो सारी चीजें नहीं खाते या जो malnourished हैं, जैसे कि अभी आपने बात की undernourished.
सो उनको कुछ न्यूट्रिशन शुरू में सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है, जिससे कि उनका न्यूट्रिशन जो है वो कवर हो जाए, जो उनको डेफिशिएंसीज हैं वो सारी डेफिशिएंसीज कवर हो जाए और उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। सो अंडर नरिश चिल्ड्रन को भी आई वुड से फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू के कुछ दिन ही सप्लीमेंट देने की जरूरत होती है, जब तक कि वो अपनी सारी डेफिशिएंसीज से रिकवर नहीं कर जाते और उनका न्यूट्रिशन एडिक्वेट नहीं हो। अंडर नरिश चिल्ड्रन का एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चों को जो हम खाना देते हैं वो कई बार हमें लगता है कि हम एडिक्वेट दे रहे हैं, लेकिन वो उनके नीड के अकॉर्डिंगली उतना नहीं होता। सो समटाइम्स यू नो द चिल्ड्रन आर दे आर ऑलवेज प्लेइंग, they are very active, and the food as compared to that they take around 2 times 3 times, so that is not adequate for them. They need more frequent feeding, like 4 to 6 times. There are few steps that I would like to discuss, जो आप बच्चे को खिलाने में आपको खिलाने की अच्छी हैबिट्स में हेल्प कर सकते हैं। Sometimes changing the area of food where you are also help. Like instead everybody can eat food at the same time, make it a routine. Means it is not important whoever feeds the child, but make it a routine that child gets the food almost at the same time. Avoid distractions like playing loud music, TV, mobile at the time when child is eating. Do not talk about eating when you are actually eating, because let him or eat, means whatever he is eating it. Sometimes we are in too much hurry, like why is not eating this, why is not eating that. a usual नॉर्मल बच्चे को करीब 10 से 11 बार खाने के बाद में वो चीज़ पसंद आने लगती है, 8-10 बार खाने के बाद में। और जिसमें कई बच्चों को ऑटिज्म रहे या कोई फूड फेटिस्ट होते हैं तो उनको 30-40 बार भी खिलाना पड़ता है, देन दे डेवलप टेस्ट फॉर दैट। सो समटाइम्स यदि वो नहीं खाते हैं तो नॉट बी डिस्करेज्ड बाय दैट। 1-2 बार नहीं खाया तो जस्ट कीप ऑन डूइंग योर जॉब, हैव पेशेंस। उनको खाना देना है, उनको अपने साथ में बिठा के खाना दें। बच्चा देख के ज्यादा सीखता है बजाय के बोलने से। जब आप घर में सारे लोग बैठ के खाना खा रहे हैं एक टाइम पे, जो खाते टाइम जो इन्वायरमेंट है घर में उसको थोड़ा काम बनाएं, उसको थोड़ा एंजॉयबल बनाएं। Do not talk about what he is eating, what he is not eating. Don't be up क्लीनलीनेस के बारे में उसको बहुत ज्यादा उस टाइम पे ना बोलें। जब बच्चा सीख रहा होता है तो वो कई बार खाना गिरा देता है, तो साफ करने की बहुत जल्दबाजी ना करें, पहले उसको अपना खाना कंप्लीट करने दें। उसको टाइम लगेगा, बड़े लोगों की तरह बच्चा नहीं खा सकता कि वो फटाक से खाना खत्म कर ले और फिर आप साफ कर दो। तो लेट हिम कंप्लीट द फूड और उसके बाद में फिर क्लीन करें। तो ये सारी चीजें यदि आप, और उसको वैरायटी ऑफ फूड्स दें, मतलब आप ट्राई करें अलग अलग डिफरेंट फूड। डू नॉट बी डिस्करेज्ड। 1-2 बार यदि उसने वॉमिटिंग कर दी या फिर वो नहीं पसंद आया तो दीज आर द थिंग्स, सिंपल मेजर्स, जिनसे कि उसका न्यूट्रिशन थोड़ा एडिक्वेट होगा। और जबरदस्ती उसके हर समय खाने के पीछे ना लगे। इस घर का एनवायरनमेंट ऐसे बनाएं कि आप रेगुलरली सब लोग हेल्दी फूड खाते हैं, तो वो भी ऑटोमेटिकली बच्चा भी वो सब खाना खाने लग जाएगा आपको देख। सो आर देयर एनी स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशंस जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी ये एडवाइस फॉलो करने से पहले? चिल्ड्रन हु हैव एडवांस्ड किडनी डिजीज, समटाइम्स they are they do not need that much of potassium as these vegetables and fruits have. So especially in those conditions, and the children who have underlying heart conditions or who are on some regular medicines, they should better consult doctor, their consulting doctor, before giving them any particular excessive diet or any particular supplement. Otherwise for the normal children who do not have any chronic or underlying disease, these are the general measures that should be taken. अभी जैसे कि कोविड की सेकेंड वेव में कुछ बच्चे हैं जो आपने ट्रीट किए होंगे, कुछ पेशेंट्स ऐसे ट्रीट किए होंगे, उनकी केस स्टडीज कुछ आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? उनसे कुछ ऐसी लर्निंग्स हो जो आप शेयर करना चाहेंगे? So I would like to share especially one point, like it is always whenever there is like your child is getting fever, जब भी बच्चे को बुखार आ रहा है या ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं जिससे आपको लगता है कि बच्चे को कोविड है,
तो सबसे पहले तो उसको टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाने से डरे नहीं, जिससे कि आपको पता लगे एग्जैक्टली कि बच्चे को ये प्रॉब्लम हुई है या नहीं हुई है। यदि आपको पता लगता है बच्चे को प्रॉब्लम हुई है तो डू नॉट सेल्फ मेडिकेट। सारी दवाइयां अपने से ना दें। आप अपने डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप यदि डॉक्टर के क्लिनिक जाना चाहते हैं अपने डॉक्टर के, तो वहां जा सकते हैं। एंड सारी दवाइयां, मतलब बहुत सारी दवाइयां जो हैं, कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप में और ये सब में, यूट्यूब पे प्रिस्क्रिप्शन से चल रही है जिनके साइड इफेक्ट्स भी है। तो ऐसे बहुत सारी दवाएं बच्चों में नहीं देनी रहती, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, बहुत सारी दवाएं ना दें। सेकंड थिंग ये है कि जब भी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर, कि आप अपने बच्चे की प्रॉपर मॉनिटरिंग करें, उसका ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें, उसका टेम्परेचर चेक करते रहें। यदि बच्चे को 3-4 दिन के बाद भी बुखार आता रहता है, बुखार नॉर्मली 2-3 डेज कोविड में आता है, 3 to 4 डेज, तो दैट इज यूजुअल थिंग दैट वी सी। बट यदि आपको 4 दिन के बाद में या 3 दिन के बाद में भी बुखार आ रहा है बच्चे को, उसका ऑक्सीजन लेवल कुछ कम होता है, जैसे 94 से कम ऑक्सीजन होता है, उसको सांस लेने में कोई दिक्कत है, उसको पहले से कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम थी और साथ में अब कोविड हो गया, जैसे सपोज बच्चे को कोई ब्लड कैंसर की मेडिसिन चल रही है, या बच्चे को कोई हार्ट की परेशानी है, बच्चे को कोई अस्थमा है, बच्चे को कोई किडनी की परेशानी है, ये सब परेशानियों के साथ में उसको कोविड हुआ है। सो ये सारी चीजें यदि रहती हैं और बच्चा खाना एकदम छोड़ देता है जिससे उसको पेशाब नहीं आ रहा है या कम आ रहा है यूरिन, तो ये सारी चीजें यदि होती हैं तो आप जल्दी मेडिकल कंसल्टेशन लें। क्योंकि व्हाट वी हैव सीन, जो हमने देखा है कि जो बच्चों को अर्लियर स्टेज में जल्दी मेडिकल केयर मिलती है, बिफोर थिंग्स गेट रियली कॉम्प्लिकेटेड, तो वो उतनी ही जल्दी अपने घर वापस जाते हैं। फॉर्चुनेटली बच्चों में इतना सीवियर डिजीज नहीं होती है, बहुत कम परसेंटेज में होती है, बट जिनको होती है वो नॉर्मली सीवियर डिजीज होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि दे कम फॉर they seek medical help quite late in the disease, so till that time disease is already quite advanced, तो उसके बाद में फिर उनको थोड़ा ज़्यादा दवाइयाँ भी लगती हैं, उनका हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाता है, उनको ऑक्सीजन, एडवांस्ड ऑक्सीजन जो है जिसको नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन या वेंटिलेशन। सेकेंड थिंग, बहुत सारी दवाएं सेल्फ मेडिकेट ना करें, जैसे स्टीरॉइड सबको नहीं देने रहते। स्टीरॉइड्स के बारे में ऑलरेडी आप देख रहे हैं बड़े लोगों में काफ़ी फंगल इन्फेक्शन और ये सारे हो रहे हैं ज़्यादा स्टीरॉइड्स की वजह से, या स्टीरॉइड्स का एटलीस्ट उनमें कुछ तो रोल है। तो बच्चों को स्टीरॉइड्स देना है या नहीं देना है, उसकी कुछ पर्टिकुलर पहले से ही कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ कब उनको देना है कब नहीं देना है, या और भी जो मेडिकेशंस हैं वो रिक्वायर्ड हैं या नहीं है, तो वो सारी देने से पहले आप बेटर है कि आपके जो ट्रीटिंग पीडियाट्रिशियन है उनसे आप एक बार कंसल्ट करें और देन ओनली यू गो अहेड विद दोज मेडिसिन्स। डॉक्टर रवि, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि ऐसी कोई और एडवाइस भी है जो आप बच्चों को या पेरेंट्स को देना चाहते हैं कोविड के अलावा भी अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए? There is one advice that I would like to add that आपको पता है अभी सैनिटाइजर का यूज बहुत फ्रीक्वेंट है और घर में सैनिटाइजर रहते हैं, बॉटल्स हैं। सैनिटाइजर भी एक तरीके का केमिकल है जो बच्चों के रीच में है। सो बच्चों की टेंडेंसी होती है कि किसी भी चीज़ को, छोटे बच्चे हैं वो उतना नहीं समझते हैं, हर चीज़ को मुंह में लगाने की, हर चीज़ को पीने की, and that can be very dangerous. That can seriously is almost danger to life of a children and danger to his long-term health also. So one thing that I would really like to emphasize is जो भी आपके घर में सैनिटाइजर है, या तो आप स्प्रे यूज करें या जो भी यूज कर रहे हैं उसको टाइटली कैप्ड रखें। छोटे बच्चे जो स्पेशली 5 ईयर से नीचे वाले हैं उनको आप अपने ही सामने सैनिटाइजर यूज करवाएं और बाकी उनके रीच से फिर दूर रखें, जिससे कि वो एक्सीडेंटली कोई इंजेक्शन ना करें सैनिटाइजर या किसी और केमिकल का। एंड बड़े लोगों को द वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू से, आई वुड लाइक टू एडवाइस कि आप लोग भी उतना स्ट्रेस और पैनिक ना करें। कोविड है ये हमें पता है, बट जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वी आर गेटिंग मोर एक्सपीरियंस्ड इन ट्रीटिंग दिस, एंड स्ट्रेस और पैनिक से इम्यूनिटी कम होती है
और वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. इट लीड्स टू अदर डिसीज ऑल्सो. सो बी काम एंड we'll fight it together. थैंक यू सो मच. आपने आज बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताई हैं एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स इस आपकी गाइडेंस से बहुत कुछ सीखेंगे और अपने बच्चों के ऊपर अप्लाई करेंगे ये सब चीज़ें एंड विद इन देयर फैमिली ऑल्सो अप्लाई करेंगे. सो थैंक यू डॉक्टर रवि आज हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड हमारे व्यूअर्स को इतनी इंपॉर्टेंट एडवाइस देने के लिए. थैंक यू चीजा. थैंक यू.